कसूरी साहब, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि दोनों शख्सियात में से जो भी सदर मुंतखब होकर आता है, आप क्या समझते हैं कि अमरीकी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहेगा या कोई क्या छोटी बड़ी ऐसी तब्दीली हैं जो हिलरी के मुंतखब होने पर या ट्रंप के मुंतखब होने पर आप देखते हैं? देखिए, बात यह है कि पहले तो पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान की बात करते हैं जो हमें ज्यादा मैटर करते हैं। जहां तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ताल्लुक है, कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी अगर हिलरी क्लिंटन बन जाए सदर। वो यही होगी कि वो कहती रहेंगी हमें और नेचुरली हमें अपने मफाद में एड्रेस करना है। अमेरिका का प्रेशर हो ना हो, नॉन स्टेट एक्टर्स का जो मसला है वो कहेंगी जी आपकी यहाँ सेंचुरीज हैं जहाँ से लोग अफगानिस्तान जाते हैं, जहाँ से लोग हिंदुस्तान जाते हैं। ऑफकोर्स हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और हमें उस सिलसिले में अपने फॉरेन ऑफिस को ज्यादा इफेक्टिव बनाना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग प्रोएक्टिव लीडरशिप। वो एक दूसरा मामला है। लेकिन यह होगा कि वो जैसे हमारा माजी में रहा है, प्रेशर हम पे रहेगा, लेकिन अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान से टोटली कट ऑफ करे, क्योंकि अभी किताब भी 2013-14 में आई थी इनकी डेनियल मार्की की नो एग्जिट। उसका भी बुनियादी मकसद ये था कि जो भी मसाइल है पाकिस्तान के और अमेरिका के, जो कि मैंने अपनी किताब में इनको ऑड कपल ही कहा है, ये जारी रहेंगे, लेकिन इनके जहाँ एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस हैं वह एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस भी हैं और दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जारी रहेगी, लेकिन क्योंकि अमेरिका का और चीन का, कम से कम अमेरिका की नज़र में बुनियादी इख्तलाफ हो रहा है एशिया पैसिफिक में, वो चाइना को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। लेकिन खुशकिस्मती से साउथ एशियन रीजन जो अफगानिस्तान का मामला है, वहाँ चीन के और अमेरिका के और पाकिस्तान के मुफादात बुनियादी तौर पर बहुत मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, और ट्रंप के बनने की सूरत में सर? देखिए, ट्रंप आएगा तो ट्रंप भी दो तीन चीजें हैं। ट्रंप की जो लैंग्वेज है वो अभी तक तो ये रही है कि वो नजर आते हैं कि ज्यादा प्रो इंडिया शायद लैंग्वेज में हो, लेकिन एक चीज है जिसको कहते हैं स्टेट डिपार्टमेंट। हिंदुस्तान में, अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस बड़ी मजबूत हैं और स्टेट डिपार्टमेंट एक परमानेंट गवर्नमेंट है। ये ठीक है कि उनके ऊपर जब जो नया सदर आता है और जो नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएगा, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका में, जो कैंडिडेट हैं ट्रंप के साथ, वो खुद उनसे एग्री नहीं करते, तो एक किस्म का रिस्ट्रेंट है। फिर जो कांग्रेस जो भी इलेक्ट हो, चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, ट्रंप की खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से किसी से बनती नहीं, ना अपनी पार्टी में ना डेमोक्रेटिक पार्टी में, वहां भी उन्हें रेजिस्टेंस होगी। तो कोई इस किस्म की ड्रामेटिक चेंज तो मैं नहीं देख रहा, क्योंकि अमेरिका के जो अपने मफादात हैं अफगानिस्तान में वो गायब नहीं हो जाएंगे। और क्या ट्रंप ये चाहेंगे कि पाकिस्तान को इतना धकेलें कि वो मुकम्मल तौर पर चीन की गोद में जाके बैठ जाए? ये मैं अमेरिका की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। हमारे तो उनके साथ जो लैंग्वेज दोस्ताना और बराबरी की बुनियाद पर चीन के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन जिस तरह अमेरिकन इसको इंटरप्रेट करेंगे, क्या वो हमें मजीद धकेल देंगे चीन के करीब? ये उनके अपने मफाद में नहीं है। तो यस, यू कैन अफेक्ट, आप ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट जो मिलिट्री टू मिलिट्री एड है उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन जो हम उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, ये इसके एजुकेशन के, हेल्थ के या इस किस्म के, इसमें बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी। और एनजीओस को जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है सर। वही सा बात हो रही थी कि खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, खासतौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में, और खुर्शीद कसूरी साहब ने इसको एक्सप्लेन भी किया। आप इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, खुर्शीद कसूरी साहब ने एक तो बहुत ही उसको तफसील से बताया जो इम्पैक्ट मुमकिन हो सकता है इस रीजन में। मैं सिर्फ दो चार बातें करूंगा, फिर आप कसूरी साहब पे वापस जारी बात, हमारे मौजूद गेस्ट हैं। एक तो ये कि ये हकीकत है कि जो शाम का तनाज़ा है, जो मिडल ईस्ट का तनाज़ा है, उसकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो का जो तनाज़ा था, जिसने 9/11 के बाद से अब तक शायद सुर्खियों में था और पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स के सामने पहला तनाज़ा रखा जा रहा था, वो इक्लिप्स हो गया। तो इस वजह से जो वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान
जो ताल्लुक है उसमें भी ज़ाहिर बात है कि कटौती आई है, चाहे वो कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हो। जो अगर आपको याद हो कि दूसरा जो टेन्योर था डेमोक्रेटिक पार्टी का और ओबामा साहब का जो इलेक्शन था, उसके अंदर एक बड़ा मुतालबा था कि बड़ा जो अहम नुक्ता था वो ये कि इराक और अफगानिस्तान में जंग का खात्मा हो और वहाँ से फौजी आ जाए। उनका मसला तो फौजियों की वापसी था, इराक से किया, लेकिन वहाँ पे शर्मिंदगी हुई और वो ISIS के हाथों जो तबाही हुई है, 11 मिलियन लोग अपने घर छोड़ के चले गए शाम से, कभी एक कस्बा कब्जा, कभी दूसरा गांव कब्जा IS के हाथों। वो नहीं चाहते वाशिंगटन के यहाँ भी हो, यहाँ से पार्शल विड्रॉल किया उन्होंने, अभी भी उनके फौजी हैं। अब उसके अंदर जाहिर बात है कि मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल के अंदर एक काउंटर टेररिज्म जो होगा वो अलायंस होगा वाशिंगटन और इस्लामाबाद का, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का और उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का। एक तो अफगानिस्तान के अंदर वो शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहते, अभी तक शोरिश है। वो एक मसला कि अफगान तालिबान के साथ बात हो जाए, गुलबदीन हिकमत यार साहब के साथ उनकी बात हुई है काबुल हुकूमत की, लेकिन उससे खातिर ख्वाह मुस्तकबिल में फ़ायदा नहीं होगा जब तक अफगान तालिबान वहाँ पे पाकिस्तान का किरदार देखते हैं। दूसरी जानिब हक़ानी नेटवर्क पे या जो जमात दावा पे जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो प्रेशर टैक्टिक जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी कटौती आएगी। लेकिन इस तरह नहीं होगा जिस तरह 1990 के अंदर जब अफगान वॉर खत्म हुई तो उन्होंने पीठ हमारी तरफ कर ली, वो नहीं होगा जिस तरह सुरी साहब ने भी फरमाया, ऑन बोर्ड रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का मसला है, एक उनका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और दोनों चाहे आ जाएं, चाहे ट्रंप आ जाए चाहे हिलरी आ जाए, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है हमारे लिए वो ये है कि इंडिया के साथ उनके बढ़ते हुए रवाबित। एक तो वो दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों कैंडिडेट्स जो होंगे वो स्ट्रेटेजिक अलाई कहते हैं, और इकोनॉमिक उनकी पार्टनरशिप जो है वो है, तो पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर अस कि जो इंडिया के साथ होगा। दूसरा जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है जिसके अंदर चाइना हमारी मदद कर रहा है कि एक टाइम बाइंग हमारे लिए होती रहती है, तो उसके अंदर इंडिया किस तरह अपना रोल प्ले कर रहा है, तो एक वो हर्डल होगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि मुस्तकबिल के अंदर जो चाइना का इकोनॉमिक टाइज है पाकिस्तान के साथ वो तो हजम कर लेगा अमेरिका, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है यानी कि गवादर पोर्ट पे जो देने का मामला है वो हजम नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो माजी की तरह जिस तरह ऑड कपल इन्होंने कहा कि इन्होंने बुक में भी अपने लिखा है, जो एक काफी मुफस्सल उसका जिक्र किया है खुसरी साहब ने भी, लेकिन वो ऑड रिलेशनशिप जारी रहेगा, लेकिन बहुत हद तक कटौती होगी क्योंकि उनकी वाशिंगटन की नजरें ज्यादातर मशरिक वस्ता पे होंगी, यहाँ पे काउंटर टेररिज्म रिलेशनशिप। ये इससे एक ये सवाल निकलता है कसूरी साहब जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस सिलसिले में ये जो हर्डल्स अभी बताए हैं वैस तौहीद साहब ने, जो हर्डल्स इन्होंने गिनवाए हैं, सर पाकिस्तान की क्या फिर काउंटर पॉलिसीज होनी चाहिए? हमारा तो वजीर खारजा नहीं है और हम इस वक्त अंदरूनी और पनामा गेट्स और इन इश्यूज में उलझे हुए हैं। CPEC जो है वो उसको भी एक ख्वाब ही लग रहा है जो पता नहीं शर्मिंदा ताबीर हो पाए या ना हो पाए। वेल इन टाइम कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो पाकिस्तान को फॉर्मुलेट करनी है? देखिए, 2-3 ऐसे इश्यूज हैं जो बहरहाल पाकिस्तान को एड्रेस करने पड़ेंगे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की कंसर्न्स हैं और वो पाकिस्तान के अपने मफाद में भी है। एक तो जो हिंदुस्तान में और कश्मीर की में जो वो कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल है, और दूसरा अफगानिस्तान में हमारी प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने ला सकती है और वो बता सकती है। जैसे मैंने ये कई मरतबा कहा है कि जब मैं वजीर खारजा था और हमारे हिंदुस्तान के साथ डायलॉग अच्छा चल रहा था और मसला कश्मीर का एक खाका तैयार हो गया था जिसकी मैंने तमाम डिटेल्स अपनी किताब में दी हैं, जिसको आज तक इंडिया या पाकिस्तान ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया किसी ने भी। हालांकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने मेरी लॉन्च अटेंड की थी कराची में, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो बीजेपी की अडवाणी उन्होंने दिल्ली में, किसी ने कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं की। वो ये था कि हमने कश्मीर रिलेटेड वायलेंस को भी कम किया जब ऐसे हालात पैदा हुए कि पाकिस्तान के आवाम में पीस प्रोसेस की हमने सपोर्ट पैदा की, और उसने ऐसे हालात जो पैदा हो गए हमने उन लोगों को भी जो वहाँ बरसरे पैकार थे
कश्मीर की वादी में उनको भी सिविलियन लाइफ में वापस लाए थ्रू व्हाट आर कॉल्ड डीरेडिकलाइजेशन, डीमोबिलाइजेशन एंड रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स, DDR, सिविलियन लाइफ में भी उनको लाए। लेकिन इसके लिए जरूरत होती है कि आपका कोई मुस्बत पीस प्रोसेस जारी हो, ताकि आज तो यह है कि ना आपके एक्टर वहां किसी फिल्म में अगर चले जाएं तो उसका फिल्म का बॉयकॉट हो जाता है, कोई आपका सिंगर चला जाए तो वह मार धाड़ होनी शुरू हो जाती है। ये वो माहौल नहीं था। अगर ऐसा माहौल रहेगा तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फिर पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन अपनी अवामी सपोर्ट जो हमें दरकार है, इन लोगों को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए हमारे लिए मुश्किलें पैदा होंगी। और ये हमारी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी उनके थिंक टैंक्स में भी बता सकती है, उनके एडिटोरियल बोर्ड्स में भी बता सकती है, लेकिन हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अगर मैं ये आपको कह दूं कि नींद की गोली लेके सो जाएं, आपके यहां से ऐसा ही काम होते रहें और मामला ठीक रहेंगे, नहीं। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी कंसर्न है, चाइना की भी है। चाइना ने कभी इसको अप्रूव नहीं किया। और मुंबई स्ट्राइक्स के बाद भी जो किताब आई है एंड्रू स्मॉल की, उन्होंने डिटेल्स दी हैं तमाम कि चीन और अमेरिका की पॉलिसी में इख्तलाफ नहीं था और दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे थे, दोनों पाकिस्तान की मदद करना चाह रहे थे, दोनों चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला ना करे। तो ये तो हमारे अपने मफाद में है, लेकिन हमें बैनुल अक़वामी बरादरी को समझाना पड़ेगा कि अगर इस किस्म की टॉक जो कि वहां से हार्ड लाइन हिंदुत्व टॉक इंडिया में हो रही है, वो हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा करेगी। ठीक है, लेकिन कसूरी साहब अभी ये जो चीजें आपने एक्सप्लेन की है, इसको लेकर तो भी एक आला सतह का इजलास हुआ था, जो अब खबर लीक हो गई और वो एक तनाजा उसमें खड़ा हो गया। उसमें तो ये बताया गया था, ब्रीफिंग दी गई थी कि इंटरनेशनल आइसोलेशन की रीजंस क्या है, वजह क्या है, लेकिन हमने देखा कि उसके ऊपर एक तनाजा खड़ा हो गया कि जी किसने क्या करना है, ये एक नई बहस शुरू हो गई। तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आपको लग रहा है, जैसे भी आप कह रहे हैं हमने आंखें बंद कर ली और जो हो रहा है होने दिया, ऐसे अब नहीं चलेगा, क्या आपको लग रहा है कि स्टेट कोई एक्शन ले पाएगी, वो उस पोजीशन में है कि इन हालात वाकयात का जायजा लेते हुए कोई पॉलिसी वाकई वजह की जा सके? बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। पहली बात तो यह, कोई कामयाब खारजा पॉलिसी नहीं चलाई जा सकती जब आपके अंदरूनी हालात अच्छे ना हो। और विलियम ग्लैडस्टोन जो बरतानिया के कई दफा प्राइम मिनिस्टर बने, उनसे किसी ने पूछा खारजा पॉलिसी की कामयाबी का राज, उन्होंने कहा अंदरूनी इस्तेहकाम। आपके मुल्क में जब तक ये मामला जो आपने अभी इंडिकेट किए सिविल मिलिट्री रिलेशंस का ये हालात होंगे तो बिल्कुल नहीं मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। बैनुल अक़वामी बरादरी को बुद्धू ना समझे, उनके पास तमाम इत्तलात हैं, वो ऐसे आपसे एग्रीमेंट करना चाहते हैं जिन पे अमल दरामद हो सके। और अगर आपके स्टेक होल्डर्स एक पेज पे नहीं, तो आपने बुनियादी सवाल लीक्स का किया था, मैं दोनों को एड्रेस करूंगा। पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की जो कमजोरी मैं समझता हूं वो ये है कि वो लोगों को स्टेक होल्डर्स से बातचीत नहीं करते। उनका एक पर्सनल स्टाइल है, होना ये चाहिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कोई ऐसा इदारा, उसका जो मर्जी नाम ले ले, चाहे डिफेंस कमेटी, कैबिनेट हो, कुछ हो, वहां सिविल मिलिट्री बैठे, वह उसका सेक्रेटेरिएट हो इदारे का, उसके मिनट्स लिए जाएं, उसका बाद फॉलो अप हो और उसमें नेचुरली सिविलियंस की ज्यादा तादाद होगी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो या कोई भी हो, लेकिन आपको बात करनी पड़ेगी मंतक के साथ। जो आईएसआई और आर्मी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी, मैंने जो कश्मीर की डिटेल्स दी हैं वो हम खुद तो नहीं कर सकते थे। 3 साल आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी एक ही टेबल पे बैठी थी, फॉरेन ऑफिस मेरे साथ, फॉरेन सेक्रेटरी रियाज मोहम्मद खान साहब के साथ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ, और रिजर्वेशन थी आर्मी की और आईएसआई की, उनको एड्रेस किया गया ओवर 3 इयर्स, और इंडियन आर्मी की भी रिजर्वेशंस थी। तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक कोई आप ऐसा तरीका कार नहीं अपनाएंगे। और आपने कहा लीक्स की कहानी, लीक्स में यह नहीं है कि किसी को इख्तलाफ है कि क्या होना और नहीं होना। लीक्स में तो यह एतराज है कि अगर सिक्योरिटी की मीटिंग होती है तो क्या वो बात वहीं रहेगी या सारे पाकिस्तान के अखबारात में आ जाएगी। ये बात है, वहां ये इशू नहीं है
کہ جی کون کیا کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے کسوری صاحب. اویس توحید صاحب, یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جی اب امریکہ کے اندر ایک ظاہر سی بات ہے, ایک ایسی نیشن اپنا صدر منتخب کرنے جا رہی ہے جو ملیٹریلی اور ادروائز بھی سپر پاور کہلاتی ہے. وہاں تبدیلی آئے گی تو یہاں بھی تبدیلی آئے گی, لیکن اس تبدیلی سے نبردآزما ہونے کے لیے ہماری ریاست کتنی مستعد ہے, کتنی تیار ہے, ہماری کیا کاؤنٹر پالیسیز ہیں؟ دیکھیے بات سب سے بڑی بات یہ کہ ایک پاکستان کی جو نئی ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے بعد ایک واضح تو لڑائی کی ہے, چاہے وہ نارتھ وزیرستان ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کتنا ہوا اس پہ میں اور آپ وی کین ڈیبیٹ آل نائٹ لانگ. بات یہ کہ جو شدت پسندی ہے, انتہا پسندی ہے, دیکھیے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی قصوری صاحب تھے, اس زمانے میں سب سے زیادہ جو الزام لگے ڈبل گیم کے اس زمانے میں لگے. 2002 کے اندر قبائلی علاقوں کے اندر القاعدہ اور طالبان فورن ملیٹنٹ بھرے ہوئے تھے. میں 60 دفعہ گیا ہوں, لیکن انہوں نے پہلی دفعہ ایڈمٹ کیا 2006 کے اندر پشاور کے گورنر ہاؤس کے اندر کہ جی ہمارے ہاں 6000 فورن ملیٹنٹس ہیں قبائلی علاقوں میں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تاخیر سے جو بات کرتے ہیں, نہ مشرف صاحب کی بات ہے نہ کسی کی بات ہے, سکسیسو گورنمنٹس کا یہی ہوا ہے کہ جب ڈیسیجن لینا ہے اس وقت لینا ہے, دیر آئے درست آئے. اب جو بات ہو رہی ہے کہ غیر ریاستی عناصر, اس کے علاوہ آپ ایک متوازن فورن پالیسی جو ہے وہ مرتب نہیں کر سکتے, کیونکہ پرسیپشن پلیز ویری امپورٹنٹ رول. انٹرنیشنلی ایک پرسیپشن ہے, کچھ پرسیپشن صحیح ہے کچھ غلط ہے, لیکن جو صحیح ہے اس کو ہم ایڈریس کریں. 60,000 لاشیں یہاں پہ اٹھائیں اپنے آنگن کے اندر, تو یہاں پر جب تک if you have to get your house in order, you have to get your house in order, وہ اس کے اندر فوج بھی شامل ہے, اس کے اندر ہماری پوری ریاست اور پی ایم ایل این کی حکمراں جماعت, صوبائی حکومتیں, چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ہے. اب وہ پہلے طالبان سے بات کرنے کی بات کرتے تھے, دیکھیں نا کتنا بڑا تعداد ہے. پہلے آپ طالبان سے بات کرنا چاہ رہے تھے, اب خیبر پختونخوا کے اندر ہے, ان کا اس کے خلاف لڑائی میں پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر. تو بات یہ ہے کہ جب یہ ساری ملیں گے اس کے بعد ہوگا, لیکن اس کے لیے ایک متوازن اور فار سائٹڈنس کے ساتھ خارجہ پالیسی ہونی پڑے گی. وہ صرف انڈیا اور افغانستان سینٹرک نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, تو آپ چائنا سے, ہمارا دوست ملک ہے, ہمارا اسٹریٹجک الائی ہے, اس کے سارے ایک ہی انڈے باسکٹ میں نہیں ڈالنے چاہیے. میرے خیال میں آج کل کی جو فورن پالیسی ہے وہ اسٹریٹجک بھی ہوتی ہے لیکن اکنامک انٹرسٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے اپنے ریاست کے. میں یہی بات کرنا چاہتی تھی قصوری صاحب, ہم کچھ بھی کر لیں, ایک تاثر تو یہ بھی پایا جاتا نا کہ اگر امریکہ نے اپنا جو اسٹریٹجک ایلائی ہے وہ چن لیا ہے, اور ان دیٹ کیس وہ بھارت ہے, اور بھارت ہم سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے بھی, مارکیٹ ان کی بڑی ہے, اکانومی ان کی بڑی ہے, منڈیاں ان کی زیادہ ہے, افغانستان میں بھی امریکہ ایک سرٹن پالیسی رکھتا ہے, تو پھر ہم کچھ بھی کر لیں, ہم اپنے جتنے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ ملک بھیج دیں, لابنگ کروا لیں, کچھ بھی کروا لیں, نیٹ گین وہ نہیں ہونے لگا سر. اور حکومت کے اکثر وزراء جو میرے پروگرام میں آتے ہیں وہ یہی وہ روتے ہیں اس بات کے اوپر, وہ دلیل سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, ہم کیا کریں, کوئی ہماری سنتا نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پر لوگوں نے اپنے کان بند کر لیے ہیں, امریکہ ہماری نہیں سننا چاہتا. اس کو کیسے کاؤنٹر کریں سر؟ یا پہلی تو بات جو انہوں نے فرمائی ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں, لیکن میری ایک آبزرویشن ہے, اور میری آبزرویشن یہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں بھی ملیٹنٹس تھے, لیکن دیکھیے اگر آپ ایگزامن کریں پریزیڈنٹ مشرف, جنرل کیانی, جنرل راحیل شریف, بالکل کلیئر ڈائریکشن ہے. اس وقت القاعدہ کو ٹیکل کیا گیا کیونکہ پاکستانی ریاست اتنی مضبوط نہیں ہے, جو سچی بات ہے ہمیں سمجھنا چاہیے, اور یہ میں بین الاقوامی برادری کو سمجھاتا تھا اس وقت اوپنلی اور کئی دفعہ کوائٹلی, کہ ہم ساروں کو ایک وقت جب 1979 سوویت یونین نے انویژن کی تو ساری دنیا بشمول امریکہ, یورپ, ساری دنیا اور اسلامی دنیا ہمارے پیچھے تھی اور کہہ رہی تھی واہ واہ کمال کر دیا. یہ ان کے ہیرو تھے. مجاہدین کو مجھ کہا جاتا تھا پیار سے, مجھ یعنی ہمارے بندے یا مجھ جو ہیں وہ تو غائب ہو گئے جنیوا اکارڈز کے بعد, ہمارے کھاتے میں پڑے رہے, اور یہ میں ان کو سمجھاتا تھا جب ضرورت پڑتی تھی. اب ہمارے پاس یہ نہیں لگژری کہ امریکہ کی طرف ہم غائب ہو جائیں, ہماری جغرافیہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو پہلا یہ کیا گیا انڈر انٹرنیشنل پریشر, پریزیڈنٹ مشرف نے چینج کی, جس کا ان کو
लोकली बहुत बड़ी भारी प्राइस पे करनी पड़ी, अलकायदा को टेक ऑन किया। नंबर 2, उसके बाद जनरल राहील शरीफ आए, ये जनरल कियानी आए। जी जी, जनरल कियानी ने क्लियर कहा कि जी जो इंटरनल थ्रेट है इज ग्रेटर देन दी एक्सटर्नल थ्रेट, और स्वात और कुछ इलाकों में उन्होंने ऑपरेशंस किए। उसके बाद जनरल राहील शरीफ आए, उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, जो नॉर्थ वजीरिस्तान में सारी दुनिया के दहशतगर्द जाके इकट्ठे हो गए थे। अब आप ये समझे कि ये काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमसे डिमांड कर रही है वो भी इंस्टॉलमेंट्स में होगा, इंक्रीमेंटली होगा, और उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट जरूरी है कि भारत के साथ पाकिस्तान के मीनिंगफुल डायलॉग हो, जिसमें कश्मीर का ऐसा हल ढूंढा जाए जो कश्मीरियों के लिए काबिल कबूल हो और पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी विन विन हो। और इसमें मैंने जो सवाल नहीं देता, ये सारी मैंने डिस्क्राइब की हुई है। जवाब भी आपकी इस पूरी बात से निकल आता है। जो सवाल मैंने किया था खुद ही इसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे, जब तक एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं होगी तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा, और यही वो आर्ग्यूमेंट है जो हमें बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के सामने रखना है। अगर हमें अपनी बात में हम वजन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो तब्दीली रूनुमा होने जा रही है उससे पाकिस्तानी खत्ते के ऊपर वो असरात मुरतब ना हो जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो ये वो बुनियादी आर्ग्यूमेंट्स है जो आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया। अवैस तौहीद साहब ने भी आपको बताया और साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कुसूरी साहब ने भी आपको बताया। मैं दोनों मेहमानों का यहां पर शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन,